जय हिंद। हम आप सभी लोगों के लिए मैथ में अगला टॉपिक नंबर सिस्टम का लेकर आ चुके हैं। यहाँ पर देखिए जो क्लासें ली जाएंगी सभी बहुत ही डिटेल ली जाएंगी और सभी क्लासें इंडिविजुअल होंगी। इसके कुछ पार्टों को आप लोग पढ़ भी चुके होंगे, जैसे इकाई का अंक, दहाई का अंक ज्ञात करना, गुणनखंड, ये सभी जो है नंबर सिस्टम के ही पार्ट होते हैं। और नंबर सिस्टम में कुल मिला जुला करके 300 से 400 क्लासें दी जाएंगी। यानी जितना में आप अर्थमेटिक मैथ को पूरा पढ़ डालेंगे उतना में हम केवल आपको नंबर सिस्टम पढ़ाने का प्रयास करेंगे। इसको पढ़ लेने के बाद आप जो है किसी भी सीट को और किसी भी प्रकाशन की बुक को बहुत आराम से लगा ले जाएंगे। इसमें सीडीएस और कैट मैट के क्वेश्चनों को भी हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे, जिनके जो क्वेश्चन होंगे लगभग 5 से 10% लिए जाएंगे। यहाँ पर देखिए जो संख्या पद्धति है इसको हम बहुत ही डिटेल पढ़ाएंगे। बस आप सभी लोग हमारा सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर लीजिए। यहाँ पर देखिए जो संख्या पद्धति है इसमें जो है हम 3 प्रकार की संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो जो आप बुकों में पढ़ते हैं, जो संख्याएं पढ़ते हैं, जो नंबर सिस्टम में संख्याएं पढ़ते हैं, एक तो ये पार्ट हो जाएगा जिसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है। इसके बाद देखिए अलग से 2 पार्ट आपको पढ़ना है। पहला होगा बाइनरी संख्या और जो है अगला हो जाएगा रोमन संख्या। देखिए रोमन संख्या और बाइनरी संख्या से प्रश्न जल्दी नहीं बनते हैं, लेकिन कभी कभी टेट और सीटेट के पेपरों में रोमन संख्या से और कभी कभी रेलवे के पेपरों में रोमन संख्या से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। और बाइनरी संख्या का देखिए यूज जो होता है कोडिंग डिकोडिंग में भी होता है। आप लोगों को जब हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर बताए थे कि बाइनरी कोडिंग डिकोडिंग के बारे में भी आपको पढ़ना है, लेकिन तो वहाँ पर इस टॉपिक को भी पढ़ाया नहीं गया है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपको बाइनरी संख्या हम नहीं पढ़ाएं। जब बाइनरी संख्या पढ़ा देंगे तो कोडिंग डिकोडिंग जो है एक छोटा सा टॉपिक होगा, वह बहुत आराम से समाप्त हो जाएगा, जो कि बैंक का टॉपिक होता है। तो कोडिंग डिकोडिंग में जितने छोटे छोटे लेवल के पार्ट थे वो सब पढ़ा दिए गए हैं। अब जो पार्ट बचे हैं जैसे मिक्स्ड कोडिंग डिकोडिंग बचा होगा और बाइनरी कोडिंग डिकोडिंग बचा है, तो ये सभी पार्ट बैंक के हैं और वहाँ पर हम जो है इसको पढ़ाने के बाद उस टॉपिक को पूर्णतः कवर कर देंगे। तो बाइनरी संख्या और रोमन संख्या को भी इसमें आप लोगों को डिटेल पढ़ाया जाएगा। कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं, सभी टॉपिकों को बहुत तोड़ तोड़ करके आराम से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पर देखिए जो हमें सबसे पहले पढ़ना होगा, जिसकी सबसे बड़ी क्लासें होती हैं, जो संख्याओं के बारे में पढ़ना है, इन संख्याओं को हम 3 भागों में बांट करके अध्ययन करेंगे। आप लोग जो है अपनी नोट में इनको बहुत आराम से सजा करके नोट कर लेंगे। देखिए हमें कुल कितनी प्रकार की संख्याएं पढ़ना। एक संख्या जो हम बुकों में पढ़ा करते हैं, एक देखिए इसको हम कह सकते हैं क्या, इसको कहते हैं डेसिमल संख्या कह सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो संख्या होती है इसे क्या कहते हैं, डेसिमल संख्या या दशमलव वाली संख्या कह सकते हैं। और यहाँ पर देखिए इसको कहते हैं क्या, बाइनरी संख्या, इसको कहते हैं रोमन संख्या। डेसिमल संख्या में देखिए जो संख्या होती है उसमें 0 से लेकर के 9 तक के अंकों का प्रयोग करते हैं, इसलिए इन संख्याओं का जो बेस होता है वह 10 होता है। लेकिन बाइनरी संख्या में केवल 0 और 1 अंक का प्रयोग करते हैं, मतलब 0 और किसका प्रयोग करते हैं, 1 का प्रयोग करते हैं। इसलिए बाइनरी संख्याओं को जब भी आप लोग लिखा हुआ देखेंगे तो यहाँ बाद में कितना लगेगा, बेस 2 लिखेगा। इसको देखिए पढ़ा करते हैं 1 1 0 और बेस कितना 2। इसका मतलब जहाँ बेस 2 लग जाएगा वहाँ पर कैसी संख्याएं मानी जाएंगी, बाइनरी। और जो संख्याएं हम पढ़ते हैं इसमें देखिए इन संख्याओं को कहते हैं दशमलव संख्याएं या डेसिमल संख्याएं कहते हैं। और डेसिमल संख्याओं में देखिए जो अंक होते हैं ये प्रयुक्त होते हैं 0 1 2 से लेकर के कहाँ तक, 9 तक। अब जब यहाँ पर 9 तक अंक प्रयुक्त होते हैं तो यहाँ पर कुल संख्याएं कितनी हो जाती हैं, 10 हो जाती हैं। इसलिए ऐसी संख्याओं का जैसे मान लीजिए कोई 20 लिख दे तो इसका बेस अगर लिखना तो कितना माना जाता है, 10 माना जाता है। एक पॉइंट थोड़ा सा और आपको याद कर लेना है, चूँकि ये जो क्लास है बड़ी लंबी चौड़ी चलेगी, तो कुछ पॉइंटों को आपको यहीं पर याद करके रख लेना है। बाइनरी संख्याओं में देखिए केवल 2 अंकों का प्रयोग होता है, 0 और 1 का। जब आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे तो वहाँ पर भी बताएंगे। लॉजिक गेटों में जो है केवल 2 अंकों का प्रयोग होता है, 0 और 1 का। इसके अलावा देखिए रोमन संख्याओं में आपको याद करके रखना है 0 नहीं लिखा जा सकता है। क्वेश्चन बन सकता है कि रोमन संख्या में किस अंक को नहीं लिखा जा सकता है, तो 0 को नहीं लिखा जा सकता है। ये पॉइंट आपको हमेशा के लिए याद होने चाहिए। अब यहाँ पर देखिए जो संख्याएं हमें पढ़ना है, इन संख्याओं को हम 3 भागों में बांट करके अध्ययन करेंगे। पहला देखिए होगा वास्तविक संख्या। इसका पहला जो पार्ट होगा वह क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा। वास्तविक संख्याएं हो जाएंगी। इसके बाद देखिए जो अगला पार्ट होगा वह हो जाएगा काल्पनिक संख्याएं। अगला पार्ट क्या हो जाएगा, काल्पनिक संख्याएं हो जाएंगी। और इसके बाद जो अंतिम पार्ट हो जाएगा वह आपको पढ़ना है सम्मिश्र संख्याएं।
सम्मिश्र संख्याओं के बारे में। देखिए यहाँ पर जो सम्मिश्र संख्याएं हैं इसके बारे में जब आप लोग त्रिकोणमिति पढ़े होंगे इंटरमीडिएट में, तो इंटरमीडिएट में त्रिकोणमिति में कुछ ऐसे फंक्शन मिले होंगे a+ib के रूप का, जिसमें वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं दोनों होती हैं। ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं? सम्मिश्र संख्या या मिश्र संख्या कहते हैं। तो ऐसी संख्याओं के बारे में देखिए आपको पढ़ना नहीं है, और यहाँ पर काल्पनिक संख्या के बारे में भी हम नहीं पढ़ा करते हैं। तो दो पार्ट आपके ऐसे ही कट जाएंगे। मतलब आप अपनी बुकों में जितनी भी संख्याओं को पढ़ा करते हैं वे सभी संख्याएं कौन सी होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब यहाँ पर देखिए प्राकृतिक संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, और जो है सम संख्या हो, विषम संख्या हो, सहभाज्य हो, ऐसी सभी संख्याएं इसके अंतर्गत जुड़वा भाज्य हो, ये जो सभी संख्याएं होती है या रामानुज संख्या जो होती है, ये सभी किसके पार्ट होते हैं? वास्तविक संख्याओं के पार्ट होते हैं। और इसी में देखिए परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं सभी आ जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए जो वास्तविक संख्याएं होती हैं यहाँ पर 0 भी हो सकता है, माइनस में भी संख्याएं हो सकती है, जैसे -1 -2 आ जाए, या जो है प्लस में आ जाए संख्याएं 1 आ जाए, 99 आ जाए, या जो है बटे में आ जाए, जैसे कहते हैं 1/2 आ जाए, या 4/3 आ जाए। तो ऐसे देखिए जितनी भी संख्याएं होती हैं ये सभी संख्याएं जो है किस में आती हैं? वास्तविक संख्याओं में आती हैं। आपको देखिए समझना क्या है, यहाँ पूछ सकता है वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो वास्तविक संख्या का मतलब देखिए क्या है, ऐसी संख्याएं जिनको वर्ग करने पर उनका मान धनात्मक प्राप्त होता है, ऐसी संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब समझे, फिर से एक बार कह देते हैं, आपको नोट करना है, ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग करने पर उनका मान धनात्मक प्राप्त होता है, ऐसी संख्याओं को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे हम कह दें क्या -5 एक वास्तविक संख्या है, तो यह वास्तविक संख्या है। अच्छा मान लीजिए कोई संख्या रूट में लिख दी जाए, जैसे 2 √2, तो क्या यह वास्तविक संख्या है? तो देखिए यह भी एक वास्तविक संख्या होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वर्ग करेंगे तो वर्ग करने के बाद जो इसका मान होगा वह कैसा प्राप्त होगा? पॉजिटिव प्राप्त होगा। अगर हम कह दें √4 क्या यह वास्तविक संख्या है, तो यह भी देखिए एक वास्तविक संख्या माना जाएगा। और इसी तरह से देखिए जो पाई का मान होता है वह भी एक वास्तविक संख्या के अंदर ही आएगा। अच्छा मान लीजिए संख्याओं में दशमलव लगा दिया जाए, जैसे 3.5 हो जाए, तो ऐसी संख्याएं भी क्या होती हैं? चूंकि भिन्नात्मक ही तो है, 3.5 से दशमलव हटाने के लिए आप 10 से भाग दे देंगे, तो ऐसी सभी संख्याएं क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। तो वास्तविक संख्याओं की डिफिनीशन भी समझ में आ गई होगी, और ये संख्याएं कैसे हो सकती है, किस प्रकार से हो सकती है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। संख्या रेखा पर जो हम संख्याओं को दर्शाते हैं वो कौन सी संख्याएं होती है? वास्तविक संख्याएं ही होती हैं। अब इसके बाद देखिए जो अगला पार्ट होता है काल्पनिक संख्याओं के बारे में, उसको आपको समझना है। इन संख्याओं को यहीं पर समझ लेना है, क्योंकि इसके बारे में आगे आपको पढ़ना नहीं है, केवल यहाँ पर वास्तविक संख्याओं को ही पढ़ना है। काल्पनिक संख्याएं देखिए ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका वर्ग करने पर इनका मान धनात्मक नहीं होता है। एक बार फिर से सुनिए, ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग करने पर इनका मान धनात्मक नहीं होता है, ऐसी संख्याओं को काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम कह देते हैं -2, अगर -2 कहेंगे तो इसका वर्ग करेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन देखिए हम क्या कर देते हैं, इस -2 को करड़ी में कर देते हैं। अब अगर आप इसका वर्ग करेंगे तो वर्ग करने पर केवल रूट हटेगा, लेकिन माइनस समाप्त नहीं होगा। इसका मतलब ये संख्या कैसी हो जाएगी? काल्पनिक हो जाएगी। इसके अलावा देखिए हम कह देते हैं करड़ी में -4, या कह दें करड़ी में -16, या जो है करड़ी में आप कुछ भी लिख दीजिए, करड़ी में -5 लिख दीजिए, या करड़ी में -XYZ लिख दीजिए। यानी ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग करने पर उनका मान धनात्मक नहीं होता है, ऐसी संख्याओं को हम काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। और आपको आगे क्या नोट करना है जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, देखिए ऐसी संख्याओं को आप हल नहीं कर सकते हैं। मतलब कोई कह दे कि बताइए करड़ी में -4 का वर्गमूल क्या होगा, तो आप इसे ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इस पॉइंट को आपको बहुत इंपॉर्टेंट करके नोट करना है। यहाँ पर -4 का कोई कह दे वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो आप ज्ञात नहीं कर सकते हैं। मतलब काल्पनिक संख्याओं को हल नहीं किया जा सकता है। यह पॉइंट आप एकदम दिमाग में सेट कर लेंगे। जैसे कोई पूछ ले आपसे बताइए करड़ी में -16 का वर्गमूल क्या होगा, तो आप कह देंगे हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चनों के पूछने का तरीका अलग होता है। अगर कोई कह दे -16 का वर्गमूल क्या होगा, तो आप कहेंगे कि वहाँ उसको लिखना कैसे। देखिए
ये देखिए ऐसे भी हो सकता है कि -16 का वर्गमूल ऐसे दे दे। तो अगर ऐसी संख्याएं आ जाएंगी तो आप इसे हल कर सकते हैं, चूंकि ये कैसी संख्या हो जाएंगी, वास्तविक संख्या हो जाएंगी। लेकिन अगर यह क्वेश्चन ऐसे कह दिया जाए -16 और पूरे का अंडर रूट, तो ऐसी स्थिति में इन संख्याओं को अब आप हल नहीं कर सकते हैं। तो उम्मीद है पॉइंट क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से समझिए, काल्पनिक संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका वर्ग करने पर इनका मान धनात्मक प्राप्त नहीं होता है और इन्हें हम हल नहीं कर सकते हैं। उम्मीद है यह पॉइंट भी आपका एकदम क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा देखिए कुछ अन्य मानों को भी जान लीजिए जिसको हम करड़ी में पढ़ा चुके हैं। अगर मान लीजिए करड़ी में लिखा गया मान है और उसे आप बाहर निकालते हैं तो उसका मान जो हमेशा धनात्मक प्राप्त होता है। चूंकि यहाँ रूट लग गया इसलिए बता देते हैं। जैसे हम कहते हैं, बताइए यही 16 मान लीजिए है, 16 का वर्गमूल कितना होगा, तो आप यहाँ पर +-4 नहीं लिखेंगे चूंकि यह गलत हो जाएगा। देखिए करड़ी से निकला हुआ मान हमेशा धनात्मक होता है, मतलब 16 का वर्गमूल +-4 नहीं होगा, केवल 4 होगा। इसको याद करके रखना है, केवल क्या होगा, 4 होगा। अगर आप इसके प्रूफ को देखना चाहते हैं तो हमारी करड़ी की क्लास को जा करके देख सकते हैं, वहाँ पर सभी लेवल के प्रश्नों को आराम से पढ़ा दिया गया है। अगर मान लीजिए कोई कहते -16 का वर्गमूल क्या होगा तो ज्ञात नहीं कर सकते हैं, और 16 का वर्गमूल क्या होगा, 4 होगा। लेकिन अगर देखिए यही जो है x² = 16 कर दिया जाए और x का मान पूछे, तब आप यहाँ पर कह सकते हैं कि ये हो जाएगा +-√16। मतलब जो करड़ी लगती है वह अंदर +- नहीं बनता है, करड़ी के बाहर +- रहता है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर आंसर आता है +-4, और यहाँ देखिए जब आंसर +-4 आता है, यानी यहाँ पर हम इसको देखिए यहाँ लिख देते हैं, हो सकता है दिखाई ना दे। x² बराबर अगर 16 कह दिया जाए तो आप कह सकते हैं x बराबर कितना आ जाएगा, करड़ी में 16 हो जाएगा और यहाँ +- पहले ही लग जाता है। तो इसका मान कितना आ जाएगा, +-4। मतलब इसके अब 2 उत्तर हो सकते हैं, एक +4 और एक -4। दोनों में अंतर आपको एकदम क्लियर समझ लेना है। ऐसी कंडीशन में +- में उत्तर आ सकता है, लेकिन ऐसी कंडीशन में कभी भी +- उत्तर नहीं आ सकता है, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। तो काल्पनिक संख्याएं जो दी गई हैं इनको आप हल नहीं कर सकते हैं, पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब देखिए सम्मिश्र संख्या किसे कहते हैं, मतलब ऐसी संख्याएं जिसमें वास्तविक संख्याएं भी होती हैं और काल्पनिक संख्याएं भी होती हैं, ऐसी संख्याओं को हम सम्मिश्र संख्या कहते हैं। और सम्मिश्र संख्याओं को देखे लिखने के लिए हम जो है शॉर्टकट में a+ib का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो a है वह कौन सी संख्या है, a है वास्तविक संख्या। a कैसी संख्या है, वास्तविक संख्या है। और यहाँ पर जो ib वाला पार्ट है कैसा है, काल्पनिक संख्या है। a कैसा है, काल्पनिक संख्या को दर्शाता है। अब यहाँ पर देखिए आप लोग देख रहे हैं बीच में एक आई शब्द लगा है। आई का मतलब देखिए होता है आयोटा। आई का मतलब क्या होता है, आयोटा होता है। और इस आई का जो मान होता है यह होता है √-1। आई का मान कितना होता है, √-1 होता है। अगर आप आई का स्क्वायर करेंगे तो i² बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो उम्मीद है आज के इतने पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। वास्तविक संख्या एक बार फिर से सुन लीजिए, जिनका वर्ग करने पर मान धनात्मक प्राप्त होता है। काल्पनिक संख्याएं जिनका वर्ग करने पर मान धनात्मक प्राप्त नहीं होता है, ऐसी संख्याओं को हल नहीं कर सकते हैं। और सम्मिश्र संख्याएं जिसमें वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या दोनों को मिला करके लिख दिया जाता है, ऐसी संख्याओं को हम मिश्र संख्या या सम्मिश्र संख्या कहते हैं। तो उम्मीद है पॉइंट क्लियर हो गया होगा। एक बार यहाँ समझ लीजिए, जो 0 है उसे जो है ना तो धनात्मक माना जाता है ना ही ऋणात्मक माना जाता है। 0 एक न्यूट्रल नंबर है, लेकिन 0 को एक सम संख्या माना जाता है। 0 क्या है, एक सम संख्या है। यह ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है। तो ये सम क्यों है, इसके लिए आपको कंसेप्ट आगे पढ़ाया जाएगा। और आपकी जो संख्याएं हैं, मतलब संख्या पद्धति का जो पार्ट होगा वह वास्तविक संख्याओं से प्रारंभ होगा। इसमें सबसे पहले आपको प्राकृतिक संख्या पढ़ाया जाएगा, प्राकृतिक के बाद पूर्ण संख्या पढ़ाया जाएगा, पूर्ण संख्या के बाद पूर्णांक हो जाएंगे, फिर परफेक्ट नंबर क्या होते हैं। ऐसे करके सभी पार्टों को हम धीरे धीरे तोड़ करके पढ़ाने का प्रयास करेंगे। और इस पर जो भी क्वेश्चन बनेंगे उसे हम डिटेल पढ़ाने का प्रयास करेंगे। एक बार पढ़ लेने के बाद कोई कितने भी लेवल के प्रश्नों को सोच ले, आप लोग आराम से कर ले जाएंगे। तो यदि हमारी क्लास आप सभी लोगों को समझ में आ गई और आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारे सपोर्ट के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर लीजिए।